हेलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर है महत्वपूर्ण समितियां और आयोग। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है और लेक्चर नंबर है ये 5। तो हमने 5 लेक्चर्स के अंदर ही ये पूरी यूनिट समाप्त की है और मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक के अंदर से आने वाले हैं प्रीलिम्स के अंदर। अगर आप इसे एक टॉपिक को जोड़ करके अगर आप देखते हैं और आप एक इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करते हुए चल रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप मेंस में भी आपको इससे एक प्रश्न से 2 प्रश्न आपको टैकल करने में मदद मिलेगी। अगर आप मेरा पूरा शुरू से लेक्चर अगर आप फॉलो करके चल रहे हैं तो आप मानिए कि अब आपको कहीं से भी कोई भी पेड क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब एक मन का खेल है कि आपको लगता है कि नहीं पेड क्लासेस लेने के बाद कुछ हमें नया सुनने के लिए मिलेगा या इससे कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको इतना कुछ करा दूंगा कि आपको कहीं से भी पेड क्लासेस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आप मेरा विश्वास करके चलिए, ठीक है। तो इससे हम आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का जो लेक्चर है उसका नाम है महत्वपूर्ण समितियां और आयोग। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो समिति है या ये आयोग हैं बनाए क्यों जाते थे। जैसा कि आपको पता है कि भारत के अंदर इन्होंने जिस तरीका से शोषण किया था उसके आधार पर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अकाल आए हैं, उनके लिए भी एक समिति या आयोग का जो गठन किया गया। और तो सामाजिक सुधार लाने के लिए भी इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारी समिति और आयोग बनाए कि जो भारतीय समाज है उसको इस तरीका से ढाला जाए कि वो देखने में तो भारतीय लगें, लेकिन वास्तव में उनकी जो मेंटल स्टेटस है वो एज ए अंग्रेज होना चाहिए। यानी कि जैसे कि एक इंग्लिशमैन सोचता है, किसके विषय में सोचता होगा इंग्लिशमैन सोचता होगा जो साम्राज्यवाद है उसके लाभ के विषय में, यानी कि उनका एक लाभ होना चाहिए। उसी प्रकार से जो इंडियन है जो देखने में काली चमड़ी का लगे लेकिन हमेशा सोचे क्या, जैसा गोरे चमड़ी के सोचते हैं, ब्रिटिश सत्ता के लिए राजा रानी के विषय में और कंपनी के अधिकतम लाभ के विषय में वो सोचे। इसके लिए ये धीरे धीरे आप देखेंगे जितने भी सुधार हैं वो आते हैं और ये जो समिति और आयोग हैं ये उन्हीं के लिए गठित किए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि गवर्नर जनरल और बाद में जो 1857 की क्रांति के बाद में इनको क्या कहा गया, वायसराय कहा गया, ठीक है। तो इनके कौन कौन से ऐसे गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं कि जिनके समय में कुछ समिति और आयोग गठित किए गए हैं और उनको उनका कार्य क्या है, क्यों किए गए हैं वो, तो मैं यहाँ पे आपको यही एड्रेस करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और नहीं तो आप यूपीएससी विद प्रताप के नाम से जाकर के सर्च कर सकते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ नोट्स बना भी सकते हैं और नहीं तो क्योंकि ये एकदम प्रिंटेड फॉर्म में है आप इसका जो फोटो कॉपी करा लेना, इसका जो है आप प्रिंट निकाल करके अपने नोट्स बना करके चल सकते हैं। और आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें जैसा कि मैंने आपको बताया है और मैं आपको बता भी रहा हूं अभी कि आपको मैं जो नोट्स हैं वो उसी फॉर्मेट में दूंगा जो आप सीधा प्रिंट करके अपनी नोट्स बनाते हुए चलें। वहां पर आपको एकदम प्रिंटेबल फॉर्म में नोट्स मिलेगा। बाद में आप इसे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि नोट्स बनाने कैसे हैं, आप प्रीवियस के 2-3 लेक्चर्स देखेंगे तो वहां मैंने आपको A4 साइज के पेपर पर नोट्स हाथ से लिखते हुए दिखाया है और उनमें क्या करना है, होल करके यानी कि छेद करके आपको जो रिंग ले लेना है और उस रिंग के अंदर उसको प्रो करके नोट्स तैयार करने हैं। वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो आप उसी तरीका से फिर बाद में उसमें पेज ऐड कर लेना, जब वो जो अपडेट लेक्चर्स आएंगे तो उनके साथ साथ आप इसे अपडेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए देखते हैं कौन कौन से आयोग और कौन कौन सी समिति बनी है और उनके क्या कार्य रहे हैं और कौन कौन गवर्नर जनरल या वायसराय उस टाइम पर थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखेंगे पहला है, आप पहला देखेंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच। पहला है चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये है आपका पहला। वुड डिस्पैच जो है ये कब आया है, तो इसका सन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको चार्ल्स वुड डिस्पैच एक तो क्या करते हैं कि वो आपको ABCD करके दे देगा, है ना, और फिर आगे उनके मैच करने के लिए दे देगा, या तो मैच करने में आपको गवर्नर जनरल या वायसराय या फिर हो सकता है उनका कार्य, तो ये आपको उसी ध्यान से पढ़ना है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच पहले किस सन में आया है, 1854 में आया है। उस टाइम पर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। कार्य क्या है, शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को खारिज किया, यानी कि
जब ये लाया गया था उस समय पर जो शिक्षा का एक आपको पता होगा एक सिद्धांत था जिसमें जिसे हम टपक सिद्धांत भी कहते हैं। तो उसमें क्या था कि भाई आप एक समाज के एक वर्ग को शिक्षित कर दीजिए और वो जो शिक्षित वर्ग है वही क्या करेगा, शिक्षा को प्रसारित करेगा, यानी कि ऊपर का जो लाभ है जो ऊपर के तबके में उन्होंने दिया है वो छन करके नीचे जाएगा। और ये जो निस्यंदन सिद्धांत है ये जो है इस तरीका से कार्य करेगा। लेकिन इसको जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच जब लाया गया था डलहौजी के शासनकाल में, इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा देखेंगे आप स्ट्रेची आयोग। ये आया कब है, आया है 1880 में। और शासन किसका है, कौन है गवर्नर जनरल, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन है। और आया क्यों था, इसका कार्य क्या था वो आप देखेंगे। इसका कार्य था अकालों से निपटने के लिए रणनीति और सिद्धांत तैयार करना। यानी कि अकाल जो आ रहे थे, यानी कि फेमाइंस जो आ रही थी, किसके कारण आ रही थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, या तो बरसात नहीं हो रही है या फिर अनइवन तरीका से बरसात हो रही है। आप जानते हैं एल नीनो और ला नीना का कंसेप्ट। तो उसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में बरसात जो है भारत में कम होती है और उसे हम बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो का जो इस वर्ष होता है उसमें कम बरसात होती है। और भारत का जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, सिंचाई के लिए अधिकतम आज भी जो है वो बरसात पर निर्भर करता है, यानी कि मानसून पर निर्भर करता है। तो इससे कैसे निपटा जाए, या टिड्ढाओं का जो अटैक होता है, आप आज भी समझते होंगे कि जो टिड्ढे आते हैं या फिर कीड़े लगते हैं, उस टाइप का जो अभी, क्योंकि अब तो जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, लेकिन पेस्टिसाइड उस टाइम में नहीं थे, लेकिन उसे कैसे निपटा जाए सैद्धांतिक रूप से पहले हम किस तरीका से सतर्क रहें, इससे देखने के लिए ही इस आयोग का, स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। और ये प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न ये वुड डिस्पैच का पूछा भी गया है और ये आगे भी पूछा जाएगा। तो आप जो मैं यहाँ पे करा रहा हूं आप उसे उसी दृष्टि से देखेंगे। फिर है हंटर आयोग। हंटर आयोग किसके समय में आया है, लॉर्ड रिपन के समय में आया है। और इसका कार्य क्या था, कार्य था भारत में प्राथमिक शिक्षा की जो हालात है उसका आकलन करना। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन है वो उसकी हालत क्या है। यानी कि जैसे अभी आपने देखा होगी कि जैसे प्रथमा की रिपोर्ट आती है उसमें बताते हैं कि भाई जो 5वीं का बच्चा है वो दूसरी क्लास की जो बुक है उसको नहीं पढ़ पा रहा है, या जो कैलकुलेशन है वो नहीं कर पा रहा है दूसरी क्लास की। तो इस तरीका से ही एक आयोग का गठन किया गया कि आप ये देखें कि भाई जो भारत के जो बच्चे हैं, जो शिक्षा का जो स्तर है वो एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरीका से दी जा रही है, उसका हालात क्या है और हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके लिए ये जो है आयोग बनाया गया था। अच्छा, आप जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं कि दोनों तरीका के जो दृष्टिकोण है चलते हैं। मैं 2 तरीका का इसलिए बोल रहा हूं, बाकी तो आप इसे 2 से 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 तरीका का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो राष्ट्रवादी अप्रोच है उसके सपोर्ट में आपको बहुत ज्यादा लोग दिखेंगे नहीं। जो हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है वो आपको साम्राज्यवादी जो चिंतक हैं उनके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। और दूसरे हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी आपको कहां दिखेंगे, वो भी आपको कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी जो इतिहासकार हैं उन्हीं के साथ वो जुगलबंदी करते नजर आएंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मैं पीछे आपको बता चुका हूं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो ये आयोग आए क्यों, वो आखिर भारत का इतना भला क्यों सोच रहे हैं, तो वो तो मैंने अभी आपको बता दिया। लॉर्ड मैकाले की जो उक्ति है कि भारत के जो लोग हैं उनको इस तरीका से हमको कन्वर्ट करना है कि दिखने में तो इंडियंस लगे लेकिन उनकी जो सोच है, जो उसकी चेतना है वो ऐसा हो जैसे कि एक अंग्रेज की होती है। ठीक है, ये है। आगे देखेंगे, एक है लयाल आयोग, लयाल, ठीक है, आयोग। ये कब बना है, ये है 1886 में। किसके समय में, लॉर्ड एलिगन के समय में आया। क्यों आया, इसका कार्य क्या है, कार्य है दुर्भिक्ष यानी कि जो फेमाइंस होते हैं को रोकने के लिए सिंचाई सुविधाएं विकसित करने की अनुशंसा इसके द्वारा की गई थी कि भाई जो भारत में अधिकतर जो अकाल आ रहे हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेस्टिसाइड का जो है वो अब ज्यादा है, ठीक है, प्रकोप, लेकिन उस टाइम पे था, वो था किसका, जो टिड्डे होते हैं उसका अटैक होता था और जो और भी कीड़े होते थे। लेकिन जो अभी है जिस तरीका का, उस तरीका का नहीं। उससे जो सबसे ज्यादा जो दुर्भिक्ष जो थे वो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से थे। तो उन्होंने कहा था कि सिंचाई की जो व्यवस्था है जिसमें नदी, नाले, कुएं, ठीक है, और बम्बे जिसे हम बोलते हैं वो होने चाहिए, तो ये जो फेमाइन है वो कम आएगा। तो याद रखना कि जो लयाल आयोग आया कब है, किसके समय में आया और उसका कार्य क्या है, इससे ही प्रश्न बनेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, एक है मैन्सफील्ड आयोग। मैन्सफील्ड आयोग कब बना है, 1886 में। ये कौन थे उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है,
ये क्योंकि देखो 1857 की क्रांति के बाद में तो कौन बन गए हैं, यहाँ पे देखना 1857 की क्रांति के बाद में बन गए हैं सारे के सारे वायसराय। बस मैंने जो आपको बताया है वायसराय 1857 की क्रांति के बाद बने हैं, तो ये जितने भी नीचे हैं वो सब वायसराय होंगे 1857 के बाद। इसी तरीका से आपको लॉर्ड डफरिन जो है मुद्रा से संबंधित आयोग बनाया गया था कि मैन्सफील्ड आयोग लाया गया था और 1886 में, और उस टाइम पर जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, आगे देखेंगे आप एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग जो है वो किसके समय में आया है, लॉर्ड डफरिन है उसी समय में भी, और सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों के रोजगार के दावों की आपूर्ति से संबंधित ये था कि भाई जो भारत के अंदर सार्वजनिक जो सेवाएं हैं वहां पर जो है भारतीयों का रोजगार दिया जाए और उनका भी एक रेशो होना चाहिए इनका, और जो वो दावा करते हैं मतलब जिस पोस्ट के लिए वो दावा करते हैं जैसे ABCD, तो जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसको उसके आधार पर ही क्या दिया जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन वहां पर होना चाहिए उसका। इस तरीका के जो दावे हैं वो एचिंसन आयोग की रिपोर्ट में किए गए। ठीक है, उसी के लिए ये लाया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे एक है फाउलर आयोग। फाउलर आयोग है ये 1898 में आया है और वायसराय है लॉर्ड एलिंगटन सेकंड, और मुद्राओं से संबंधित है, जैसे कि ये भी संबंधित है, आपको पता है मुद्रा से जो मैंने अभी आपको बताया है, कहीं ना कहीं जो खरीद फरोख्त का जो विनिमय है उसमें जो है मुद्रा आवश्यक होती है, उसी से संबंधित। अब आप देखेंगे कि देखो बहुत पुराने समय में क्या था कि वस्तु से ही हम एक वस्तु को बदल लेते थे, जिसे हम वाटर सिस्टम बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और हमारा समाज विकसित होता है हम वस्तु से वस्तु को रिप्लेस नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि वस्तुओं के जो मूल्य हैं यानी कि जो उनकी क्वालिटी है, उनके जो मौद्रिक मूल्य है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब उनको एक विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित समाज के लिए ये अनुपयुक्त होती है, इसीलिए मुद्रा का विकास होता है और उसको किस तरीका से विकसित किया जाए उनके लिए ये आयोग लाया गया था। आगे देखेंगे हम मैकडोनल्ड आयोग। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये लॉर्ड कर्जन के समय में है, 1920 ईस्वी में है। बंगाल दुर्भिक्ष और जो यानी कि फेमाइन जो आई थी उसको किस तरीका से उसकी जांच की गई कि भाई इसके कारण क्या रहे, हम इससे किस तरीका से बच सकें, इसके लिए ही मैकडोनल्ड आयोग जो बनाया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस समय जो वायसराय है वो है लॉर्ड कर्जन। आगे देखेंगे रालेग आयोग, ये 1902 में आया है। रालेग आयोग लॉर्ड कर्जन के समय में है और विश्वविद्यालय सुधार हेतु ये आया है कि विश्वविद्यालय की जो शिक्षा और उसका जो करिकुलम है उसमें किस तरीका से बदलाव किए जाए, क्या चीज जोड़ी जाए, क्या हटाई जाए करिकुलम वगैरह में भी। ठीक है, और शिक्षा उसमें किस प्रकार से दी जानी चाहिए, इसके लिए ये रालेग आयोग 1902 में आया है। एक है फेजर आयोग, ये भी 1902 में है, लॉर्ड कर्जन के ही समय में है और पुलिस सुधार के लिए ये आया है। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। फेजर आयोग जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में आया है और किससे आया, किसके लिए आया है, पुलिस सुधार के लिए आया है। नेक्स्ट देखेंगे सैडलर आयोग, ये 1917 में आया है। 1917 में, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया है, वायसराय थे। और माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग करना और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना, यानी कि दोनों को अलग अलग कर देना है, याद रखना महत्वपूर्ण है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया है, सैडलर आयोग है 1917 में आया है। कार्य क्या है, माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग कर देना है, यानी कि उनकी जो पद्धति है, पढ़ाने का जो तरीका है वो दोनों में अलग अलग होना। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे माध्यमिक विद्यालय होते हैं वहां पर प्रैक्टिकल जो एजुकेशन होती है वो कम होती है, क्योंकि बच्चे का जो समझने का स्तर है उसके आधार पर ही हम शिक्षा देते हैं। लेकिन जो विश्वविद्यालय शिक्षा होती है उसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेशन बेस्ड शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है कि भाई आप सोच सकें, समझ गए ना आप। भाई जो छोटी क्लास है वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड शिक्षा नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप विश्वविद्यालय में जाएंगे वहां आपको एप्लीकेशन बेस्ड शिक्षा देखने के लिए मिलेगी। हंटर कमेटी रिपोर्ट 1919 में, हंटर कमेटी रिपोर्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही है। हंटर कमेटी रिपोर्ट 1919 में आई है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड है वायसराय। और जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु ये आया था कि भाई गलती किसकी थी। ठीक है, गलती किसकी थी और इसके लिए इसी के आधार पर आगे कार्रवाई भी की गई थी, आपको पता है। देखेंगे आगे मूडीमैन आयोग। मूडीमैन आयोग कब आया था, 1924 में आया था। कौन थे वायसराय, लॉर्ड रीडिंग। द्वैध शासन की कार्य प्रणाली की जांच के लिए ये आया था कि भाई द्वैध शासन प्रणाली, याद करो मैंने ये आपको पढ़ाई हुई है, यानी कि जो फौजदारी है और रेवेन्यू जो है दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। यानी कि एक तरीका से आप ऐसा समझें कि ड्यूटी और राइट,
यानी कि राइट तो कंपनी को भेज दिए गए, और यानी कि कंपनी के अधिकार में राइट आ गए हैं, और जो प्रशासन है देख राख, यानी कि जैसा कि कहीं कोई दंगे ना हो, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब किसको सौंप दिए जाते थे? राजाओं को। तो इस तरीका की जो द्वैत शासन प्रणाली थी वो किस तरीका से कार्य कर रही है, कितनी सफल है, और हम इसे कितना पुश और कर सकते हैं, इसको देखने के लिए मूडी मैन आयोग की स्थापना की थी, और इसकी रिपोर्ट पर ही आगे बढ़ाई गई थी। आगे देखेंगे ली आयोग, महत्वपूर्ण है, लॉर्ड रीडिंग के समय में ये आई है, सिविल सेवाओं में सुधार के लिए थी, 1923 में थी। पहले तो ली आयोग याद रखना, 1923 में किसके शासनकाल में है? लॉर्ड रीडिंग। क्या है? सिविल सेवा में सुधार के लिए आई थी, ठीक है, सिविल सेवा में सुधार के लिए। उसी तरीका से आप देखेंगे यहाँ पे आगे देखेंगे बटलर आयोग, ये कब था? 1927 में। इस पर प्रश्न पूछा गया है, किसके समय में है? लॉर्ड इरविन। कार्य क्या है? ब्रिटिश क्राउन के साथ शाही रियासतों के संबंध, यानी कि जो स्टेट रिलेशंस के संबंध में ये थी कि आपस में उनके संबंध कैसे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप इसे जानते होंगे 1857 के बाद में सीधा क्राउन का शासन आ गया था, और क्राउन का जो शासन है, अब ये नहीं बोला जाता था कि जो ब्रिटिश जो कंपनी की टेरिटरी है उसको क्या बोला जाता था, कि ये स्टेट्स के रिलेशंस जांच करने के लिए बटलर आयोग की स्थापना की गई थी, और उस समय थे लॉर्ड इरविन। आगे देखेंगे साइमन आयोग, ठीक है, साइमन आयोग, ये लॉर्ड इरविन के समय में है ये भी। और गवर्नेंस योजना की प्रगति की जांच एवं सुधारों के लिए नए कदम उठाए गए थे, उसके लिए ये आया था, गवर्नेंस योजना की प्रगति की जांच और उसमें सुधार लाने के लिए कदम उठाने के लिए ये जो साइमन आयोग है, ये इसके विषय में अलग से भी पढ़ाऊंगा। फिर है हर्टोग आयोग। हर्टोग आयोग जो है 1929 में आया है, लॉर्ड इरविन के समय में है। शिक्षा के विकास के लिए इसको लाया गया था कि किस तरीका से हम शिक्षा का विकास करें। नेक्स्ट है विटले आयोग, 1929 में है, लॉर्ड इरविन के समय में, और श्रम सुधार के लिए इसको बनाया गया था कि श्रम सुधार किस प्रकार से है। अब आप ये समझें कि ये यहाँ पर वो अपने दृष्टिकोण से सुधार कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सुधार तो उसकी जो मंशा थी ना, वो कहीं ना कहीं अपने लाभ को बढ़ाना और अपने जो व्यू है उसको करेक्ट करना ही एकमात्र था। अब जैसे श्रम सुधार की वहां पर ये बात भी करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ शोषणकारी व्यवस्था ही लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है, वो नहीं मिलेगा आपको। अब आएगा सप्रू आयोग, ये 1935, लिथगो, ये बेरोजगारी से संबंधित जो समस्या थी उसके लिए लाया गया था। आगे देखेंगे ये है हिल्टन यंग आयोग, ये 1939 में आया था, और लिथगो ये मुद्रा से संबंधित है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर है फ्लाउड आयोग 1940 में, लॉर्ड लिनलिथगो, यही है बंगाल में काश्तकारी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। काश्तकारी है जो किसी के दूसरे के खेतों पर कार्य करते हैं, या फिर जो दूसरों के खेतों पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वो है। और उसके लिए ये फ्लाउड आयोग आया था कि किस प्रकार से जो नीचे का जो तबका है कहीं वो भी उनके प्रति खड़ा ना हो जाए, इसी को मतलब कहीं ना कहीं शांत करने के लिए ये जो है आयोग बनाया गया था, बंगाल काश्तकारी से संबंधित है, इतना याद रखना है। एक है सार्जेंट आयोग 1944, ये लॉर्ड वेवेल, और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का जो पुनर्गठन यहाँ पर सार्जेंट आयोग के तहत लाया गया था। 1944 में सार्जेंट आयोग आया है, महत्वपूर्ण है, याद रखना, और ये आपको देखने के लिए प्रीलिम्स में भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप इसे अपने नोट्स में जोड़ लेना, ठीक है, और इसे तैयार करना। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये यूनिट खत्म होती है, तो जो नेक्स्ट यूनिट आएगी 5वीं यूनिट होगी, भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर आएगी। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने अभी तक करा दिया है आपको ये 4 यूनिट, इसमें जितने भी प्रीलिम्स में प्रश्न आए हुए हैं और जो एक्सपेक्टेड भी हैं ऐसे प्रश्न, मेंस के प्रश्न जो भी आया है, मैं उसका 1-2 लेक्चर ला करके उन्हें भी यहाँ पे समाप्त करा दूंगा। उनकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ज्वाइन कर लेना उसे, और वहीं पे हम जितनी भी पीडीएफ होंगी वो शेयर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।